नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बीए फर्स्ट ईयर की जो प्रथम सेमेस्टर है उसके पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 शुरू किया था। उसमें हमने 1786 तक पढ़ लिया था। उसके आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? 1786 का जो उनकी उसके अनुसार जो जो किए गए थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें था कि जो गवर्नर जनरल थे उनको शक्तियां मिल गई थी सेना की, और उनको विशेष स्थितियों में निर्णय लागू करने के अधिकार भी मिले थे। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं 1793 का राजपत्र। तो कार्यों में सुधार हेतु चार्टर एक्ट पारित किया गया। चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, कार्यों में मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे, यानी कि जो मुख्य लोग थे जो भारत पे राज कर रहे थे, वो लोग कार्यों में सुधार लाने के लिए चार्टर एक्ट पारित किए। ठीक है, चार्टर एक्ट लागू किए या पारित किए। हालांकि पुराने महत्वपूर्ण नियम व प्रावधान शामिल थे। जो पहले के पुराने महत्वपूर्ण नियम व कानून थे वो शामिल थे। उसके बाद भी कार्यों में सुधार के लिए चार्टर एक्ट पारित किया गया। कब? 1793 में। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं 1813 का राजपत्र। ठीक, 1813 का राजपत्र में हम देखेंगे कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर संसद का अधिकार देना। यानी कि 1813 के राजपत्र के हिसाब से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, क्या हुआ? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 में क्या हुआ भाई? कंपनी का जो एकाधिकार था, मतलब एक मालिकाना हक था जो कंपनी का, उसे समाप्त करके संसद का अधिकार दे दिया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग। जो मतलब ब्रिटेन के जो लोग थे वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, ईसाई धर्म को मानने वाले। तो आज भी आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके तो सबसे ज़्यादा अगर कोई धर्म प्रचलित है तो ईसाई धर्म है। ठीक है, तो ईसाई जो मिशनरी थे, मतलब ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, वो लोग जो थे वो कह रहे धार्मिक सुविधाओं की मांग करने लगे कि हमें सुविधा चाहिए ऐसे वैसे, ताकि भारत के लोगों को भ्रम मतलब पैसों के लालच देके अपने धर्म में, ईसाई धर्म में परिवर्तन करा सकें। इसीलिए तो लॉर्ड वेलेंजली की भारत में आक्रामक नीति। लॉर्ड वेलेंजली की भारत में आक्रामक नीति क्या थी? इन्होंने एक नीति बनाई, आक्रामक नीति। ठीक है, नीति नहीं, आक्रामक नीति बनाई, जिससे जल्द ही पूरे भारत को अपने अधीन किया जा सके। कौन बनाया था? लॉर्ड वेलेंजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेंजली जो एक अंग्रेज थे या ब्रिटिश थे, इन्होंने क्या बनाया? आक्रामक नीति बनाया, जिससे जल्द ही पूरे भारत के लोग जो हैं उनके अधीन हो जाएं। ठीक, इसलिए आर्थिक स्थिति को ठीक करने पर जोर दिया गया। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति पर जोर दिया गया कि ठीक हो जाए, जिससे हम लोग इन्हें अपने हवाले कर सकें। ठीक, आगे चलते हैं। 1833 का राजपत्र। 1833 का राजपत्र क्या है? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर संसद के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। 1833 के राजपत्र के हिसाब से कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूरी तरह से ख़त्म करके संसद के अधीन किया गया। ठीक, बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई भाई। पहले एक छोटे से राज्य का या फिर केंद्र शासित प्रदेश का गवर्नर था, उसके बाद पूरे भारत का बना दिया गया। तो भाई दिक्कत तो होगी ही ना। कब बना था? 1833 में। और आगे चलिए देखते हैं 1853 का राजपत्र।
1853 के राज्यपत्र में यही बताया गया है कि अंतिम चार्टर एक्ट, यानी कि अंतिम चार्टर एक्ट यहाँ चला तथा कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। जो कंपनी का शासन था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था कंपनी पे, वह समाप्त हो गई। अब ब्रिटिश संसद का पूर्णतः अधिकार कंपनी पर हो गया। ठीक, कब हुआ? 1853 में। और क्या हुआ? अंतिम चार्टर एक्ट यही था। ठीक, अब आते हैं 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम क्या था भैया? 1858 का चार्टर एक्ट समाप्त हुआ, 1853 का जो चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था अंतिम वाला, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल का नाम अब वायसराय हो गया। क्या हो गया? वायसराय हो गया। कब? 1858 में। यही याद रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसके 1 साल बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय हो गया। ठीक, शासन ब्रिटिश संसद का हो गया और पूरे भारत में जो शासन था ब्रिटिश संसद का हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक, यह संवैधानिक इतिहास की युगांतिकारी घटना है। ठीक, संवैधानिक इतिहास की युगांतिकारी घटना है। यह आपको बहुत याद रखना है। ठीक, 1861 की बात, क्या बात थी? गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य में संबद्ध किया गया। गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक, जिस तरह से आप लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री एक देश का होता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, तो अगर इन्हीं को सभी शक्तियां दे दी जाएं तो मंत्री लोग जो हैं उनका क्या होगा? तो इसीलिए प्रधानमंत्री को अलग शक्ति दी गई है, उसके साथ साथ उनकी शक्तियों को बांट दिया गया है मंत्री परिषदों में। कोई कोयला मंत्री है तो कोई कपड़ा मंत्री, इस तरह से। उसी तरह यहाँ भी कुछ हुआ। क्या हुआ? यह संवैधानिक इतिहास का युगांतिकारी घटना भी था। ठीक, इतना तो याद ही रखेंगे कि 1861 का संवैधानिक इतिहास की युगांतिकारी घटना थी। प्लस ये भी याद आपको रखना है कि गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी हैं भारत के, उनको अपने विस्तारित परिषद में भारतीय जनता जैसे होती है उसमें से सांसद, कुछ सांसद मेन जो होंगे उनके नज़दीकी या करीबी, उनको किसी को कोयला मंत्री, किसी को कपड़ा मंत्री, किसी को कुछ रक्षा मंत्री, इसी तरह से बना देते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ भी हुआ। भारतीय लोग थे और इसीलिए भारतीय जनता के प्रतिनिधि, यानी भारतीय जनता के मतलब जो गवर्नर जनरल थे, केवल यही पूरे भारत पर राज न करके भारतीय जनता के जगह जगह के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य में संबद्ध किया गया। ठीक, यानी कि जिस तरह से आप लोगों के ज़िले में सांसद होंगे और वो सांसद लोग मिल करके पूरे भारत को चला रहे हैं, उसी तरह यहाँ भी हुआ। केवल गवर्नर जनरल को पूरा शासन न दे करके कुछ भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करके संबद्ध किया गया। ठीक, गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री के शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है, यानी बंटवारा हुआ है, उसी तरह गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का भी बंटवारा हुआ है। यही चीज़ यहाँ कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, शाही उपाधि अधिनियम। ठीक, बहुत मेन है। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम मतलब 1876 में क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया औपचारिक रूप से। ठीक, यानी कि औपचारिक रूप से महारानी विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया जी, उनको भारत की महारानी घोषित किया गया, जो कि बहुत गलत था हमारे हिसाब से। ठीक, क्योंकि विदेशी लोग आकर यहाँ राज करेंगे, ये तो गलत है ही ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम
1892। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। यानी कि जो केंद्रीय मतलब पूरे भारत को जो संभाल रहे थे, तथा प्रांतीय मतलब राज्य के हिसाब से विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। जिस तरह से राज्य में विधायक होते हैं उसी तरह से कुछ होते होंगे उस समय भी, तो उनके जो रिक्त स्थान थे राज्य स्तर पर और केंद्र के स्तर पर, उनके सदस्यों की संख्या को और बढ़ा दिया गया। ठीक। और क्या हुआ यहाँ 1892 में वार्षिक बजट का ब्यौरा लागू हुआ। जिस तरह से आज हमारी निर्मला सीतारमण जी वार्षिक बजट का ब्यौरा देती हैं या लागू करती हैं आने वाले 1 साल बाद का और पिछले साल का कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उसी तरह से वार्षिक बजट का ब्यौरा लागू कब हुआ था 1892 में, जो अभी चल रहा है लेकिन भारतीयों के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से। ठीक। सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्नों का अधिकार मिला। जो सदस्य थे जिस तरह से सांसद हो गए या फिर विधानसभा के सदस्य हो गए, कुछ भी मतलब जो भी सदस्य होते हैं जो भारत में लोकसभा और राज्यसभा के में मिले जुले जो जो भी मतलब संसद होता है उसमें जो भी सदस्य होते हैं उनको कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्नों का अधिकार मिला। यानी कार्यपालिका क्या काम कर रही है भारत में, उसमें प्रश्न कर सकते हैं कौन, जो सदस्य होंगे लोकसभा राज्यसभा के वो। ठीक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साथियों भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में। ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया है, आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा आपको, एकदम मतलब गहराई से बताया हूँ साथियों। अगर समझ में आया होगा तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।